तो इस पूरी कहानी को 3 चैप्टर में डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर इसका फर्स्ट चैप्टर हमें दिखाया जाएगा 1918 का, देन हमें दिखाया जाएगा 1933 का और फिर आएगा 1947 का फाइनल चैप्टर। इस कहानी की शुरुआत में इसके लीड कैरेक्टर यानी कि विनायक राव अपने बेटे को बताते हैं कि आज से सदियों पहले एक पूर्ति की देवी हुआ करती थी। पूर्ति की देवी के पास में अनाज और सोने का अपार भंडार था। जिस वक्त ब्रह्मांड का निर्माण हुआ उस वक्त पूर्ति की देवी ने अपनी कोख से 16 करोड़ देवी देवता को जन्म दिया, मगर उनका सबसे फेवरेट था उनका फर्स्ट बच्चा जिसका नाम था हस्तर। धीरे धीरे जब समय आगे बढ़ा तो हस्तर ने अपनी ही माँ यानी कि पूर्ति की देवी से सोना चुराने की कोशिश की और वो इसमें कामयाब भी हो गया। फिर वो अनाज की तरफ बढ़ा, मगर वहाँ पर मौजूद बाकी सभी देवी देवताओं ने उसे नष्ट कर दिया और उसे कई सारे धूल के कणों में बांट दिया। और अब बस एक आखिरी प्रहार से उसका पूरा जीवन अंत होने वाला था, मगर तभी पूर्ति की देवी ने उसे बचा लिया। मगर उसे बचाने के पीछे पूर्ति की देवी की एक शर्त भी थी कि तुम्हें आज से कोई भी नहीं पूजेगा और साथ ही पुस्तक और पुराणों में तुम्हारा कभी भी नाम नहीं लिया जाएगा। मगर कुछ समय पहले ही विनायक राव के पूर्वजों ने ही हस्तर का एक मंदिर बना दिया और वो उसे पूजने लगे। इस बात से देवता काफी नाराज हो गए और उनका गुस्सा तुम्बाड पर बारिश बनकर बरसा। तुम्बाड एक गांव का नाम है। अब यहाँ पर ऑडियंस का रिटेंशन पाने के लिए एक लाइन बोली गई है कि हस्तर का श्राप हमारे लिए वरदान है। अब यहाँ पर ऐसा क्यों कहा गया है इसके बारे में मैं आपको इस कहानी में आगे बताऊंगा। यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है 1913 में, जहाँ पर हमें एक लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम होता है ज्योति। जहाँ पर ये तुम्बाड में आती है, इस जगह का नाम होता है सरकार का बाड़ा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक पंडित ही जिंदा होता है जिसका नाम सरकार होता है और यहाँ पर आकर वो उसे यौन प्लेजर देती है। इसके पीछे इसका रीजन था कि वो उसे एक सोने की मुद्रा यानी कि सोने की अशरफिया देगा। तो वहाँ पर सरकार उसे कहता है कि सोने की मुद्रा यूं ही नहीं मिलती है, इसे कमाना पड़ता है। वही दूसरी ओर सीन शिफ्ट होता है ज्योति के दोनों बच्चों पर, जिनमें से बड़े बेटे का नाम होता है विनायक राव और छोटे बेटे का नाम होता है सदाशिव राव। ये दोनों ही बच्चे अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो हर रोज एक बार के लिए सरकार के बाड़े में जाया करती थी। इस बार उसे आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर दोनों बच्चे आपस में बात करते हैं कि आखिर बुढ़िया को खाना कौन देगा। इस कहानी में एक बुढ़िया है जिसे कि ये सभी अपनी दादी कहकर बुलाते हैं, लेकिन वो उनकी लड़ दादी होती है। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो कि आप में से बहुत ही कम लोग शायद ही जानते होंगे कि सबसे पहले होती है दादी। अब दादी के ऊपर होती है परदादी, उसके बाद में आती है सरदादी और फिर आती है लड़दादी। इस पूरे टाइम सिनेरियो को देखते हुए हम ये पता लगा सकते हैं कि लड़दादी यानी कि उस बुढ़िया की उम्र करीब 200 साल से भी ऊपर है, जिसका पूरा शरीर गल चुका है मगर आज भी उसमें जान है। रात को सदाशिव अपनी माँ से पूछता है कि क्या आज आपको सरकार ने सोने की मुद्रा दी। तब वहाँ पर उसकी माँ गुस्से से कहती है कि वो कमानी पड़ती है, वो यूं ही नहीं मिल जाती है। वहीं पर अगले दिन सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि सरकार की डेथ हो चुकी है और उसका दाह संस्कार करने के बाद में यहाँ पर ज्योति कहती है कि हम अगले दिन पुणे के लिए निकलेंगे। तो दोनों ही भाई इस बात से काफी उत्सुक है कि अब हम यहाँ से पुणे के लिए शिफ्ट होने वाले हैं। मगर गलती से सदाशिव जिस पेड़ की टहनी पर बैठा था वो टूट जाती है और वहीं पर सदाशिव नीचे गिरकर घायल हो जाता है। उसकी माँ उसे वैद्य के पास में लेकर जाने के लिए निकलती है। तो वहाँ पर विनायक कहता है कि अगर बुढ़िया को भूख लगी तो क्या करूँगा। तो उसकी माँ कहती है कि उसे कुछ बनाकर खिला देना और अगर फिर भी वो ज्यादा चिल्लाए तो बोल देना सो जा दादी वरना हस्तर आ जाएगा। और उसके माँ के चले जाने के बाद में वैसा ही होता है। थोड़ी ही देर में दादी अपने कमरे में से खाने के लिए चिल्लाती है, बोलती है कि मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना खिला दो। और जब विनायक उसके लिए कुछ खाना बनाने के लिए अपने घर में बड़े डब्बों को संभालने लगता है तो उसी में से काफी सारा आटा उसके मुंह पर गिर जाता है। अब जैसे कि उसे खाना बनाना नहीं आता था तो वो सीधा पहुंच जाता है दादी की आवाज सुनते हुए उसके रूम में, क्योंकि दादी कह रही थी कि क्या तुझे खजाना चाहिए। अब यहाँ पर विनायक के अंदर लालच था, इसीलिए वो लालच के पीछे उसके पास में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो पहली बार दादी को देखता है और डर जाता है। उसकी दादी बताती है कि सरकार के बाड़े में खजाना है। अब यहाँ पर विनायक उससे और कुछ पूछता, मगर तभी वो दादी उसी पर हावी हो जाती है और उसे ही पकड़कर मारने लगती है। कहती है कि आज तो मैं तेरा गोश्त खाऊंगी, यानी कि आज मैं तेरा मांस खाऊंगी। विनायक काफी कोशिश करता है कि उसे वो नाम याद आ जाए जो उसकी माँ ने उसे कहा था, लेकिन वो कहता है कि सोजा दादी वरना असगर आ जाएगा। फिर वो कहता है कि सोजा दादी वरना मगर आ जाएगा। उसे वो वर्ड याद ही नहीं आता है। तभी दादी कहती है कि क्या हुआ, नाम भूल गया। और वो उसे वापस खींचकर उसकी गर्दन काटने के लिए उसे अपने रूम में ले जाती है। मगर फाइनली वहाँ पर विनायक को वो वर्ड याद आ जाता है। वो जोर से चिल्लाता है और कहता है कि सोजा दादी वरना हस्तर आ जाएगा। और ये लाइन सुनते ही वहाँ पर वो दादी सो जाती है। इस वक्त तक विनायक की माँ भी वहाँ पर पहुँच चुकी होती है। तो वहाँ पर विनायक अपनी माँ से कहता है कि सदाशिव का क्या हुआ, क्या वो जिंदा है। तब उसकी माँ कहती है कि वो मर गया, हमें अभी यहाँ से निकलना है और हम ये गांव छोड़कर जा रहे हैं।
और यहाँ से सुबह होते ही ये दोनों एक पानी की नाव में बैठकर सतारा की ओर निकल रहे होते हैं। तब वहाँ पर विनायक अपनी माँ से कहता है कि माँ, सरकार का भाड़ा तो हमारा हुआ ना, क्योंकि हमने इतने टाइम तक उसकी सेवा करी, इसके बदले हमें तो वो मिलना चाहिए। और अगर सरकार का भाड़ा नहीं तो कम से कम उसका खजाना तो हमारा होना चाहिए। तो उसकी माँ, जिसने अभी अभी जस्ट अपना एक बेटा खोया था, वो काफ़ी गुस्से में होती है। वो कहती है कि लालची इंसान, तुझे क्या चाहिए? तुझे यही सोने की मुद्रा चाहिए ना, ले और अब इसको लेकर चुप रहे। मगर फिर भी विनायक अपनी माँ को कहता है कि ये तो सिर्फ एक है और वहाँ ढेरों सोने की मुद्राएं हैं। हम ऐसा करते हैं, उस बुढ़िया को खाना नहीं देंगे, काफ़ी टाइम तक भूखा रखेंगे, तो वो फाइनली बुढ़िया हमें बता ही देंगी कि खजाना कहाँ पर है। मगर इस वक्त तक उसकी माँ ये बात जान चुकी थी कि लालच एक बुरी बला है। इसीलिए वो अपने बेटे को अपनी कसम दिलाकर बोलती है कि आज के बाद तू तुम्बाड़ में कभी नहीं आएगा, तुझे मेरी कसम। और इसी के साथ इस मूवी का चैप्टर 1 यहीं पर खत्म होता है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है 15 साल, जहाँ पर हमें टाइमलाइन दिखाई जाती है 1933 की। यहाँ पर अब विनायक फिर से अपने गांव तुम्बाड़ आया होता है, क्योंकि उसके मन में आज तक वो लालच था उस खजाने को पाने का, जिसका दादी हमेशा से जिक्र किया करती थी। और इसी वजह से वो सबसे पहले अपने ही घर में पहुंचता है और दादी के कमरे में जाता है, जहाँ पर वो देख पाता है कि वहाँ पर एक काफी बड़ा पेड़ उग चुका है, मगर आज भी वो दादी जिंदा है। 15 साल बीत गए बिना कुछ खाए पिए, आज भी उसका दिल धड़क रहा होता है और दादी अब पेड़ बन चुकी थी। तो वहाँ पर विनायक उसे पूछता है कि दादी, आखिर खजाना कहाँ पर है? तो दादी उसे कहती है कि तू आ गया और तू तो लालची है, मानेगा नहीं। तो विनायक दादी से कहता है कि अगर मैं उस खजाने को नहीं लूंगा तो मेरी जगह कोई और ले लेगा, तो क्यों ना हम वो खजाना आपस में बांट ले। तो दादी कहती है कि मुझे अब खजाना नहीं चाहिए, मेरे दिन अब पूरे हो चुके हैं। अगर मुझे कुछ खिला नहीं सकता है तो मुझे जान से मार दे, क्योंकि अब मैं और जीना नहीं चाहती हूँ। तो विनायक कहता है कि ठीक है, डील रही हमारे बीच में। आप मुझे इस खजाने तक पहुँचने का जरिया बता दीजिए और मैं आपको मुक्ति की ओर पहुँचा दूंगा। तब वहाँ पर उसकी दादी बताती है कि आज से कई सालों पहले की बात थी, जब मैं कुएं में उतरने में सबसे तेज हुआ करती थी। तो इस बात से विनायक को पता चलता है कि खजाना किसी कुएं में है। और फाइनली 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद में विनायक को वो कुआं भी मिल जाता है, और साथ ही उसमें उतरना कैसा है ये भी उसे पता चल जाता है। मगर अंदर से सोना कैसे निकाला जाए ये उसे अभी तक नहीं पता था। इसीलिए वो वापस आकर अपनी दादी को पूछता है और दादी उसे वो राज बता देती है। और इसी के साथ वहाँ पर विनायक अपना कर्तव्य पूरा करता है और दादी को जलाकर मुक्ति दे देता है। और कुएं से सोने की मुद्रा को लेकर वापस से जब विनायक अपने गांव में पहुंचता है तो देखता है कि उसकी बीवी ने एक छोटा सा आटे का काम शुरू कर दिया था, जहां पर वो अनाज यानी गेहूं को पीस कर अपना गुजर बसर कर रही होती है। इस वक्त विनायक उस पर गुस्सा तो होता है, मगर उसे कहता है कि अब मैं तुझे रानी बना दूंगा, क्योंकि अब हमारे दिन बदलने वाले हैं और हमारे पास में काफ़ी पैसा आने वाला है। अगले दिन विनायक अपनी हालत ठीक करके अपने मुनीम के पास में जाता है। ये वही मुनीम था जिसका विनायक पर कर्जा था 38 रुपए का। तो विनायक कहता है कि मेरे पास में एक सोने की मुद्रा है, इसका कितना दाम होगा? तो वहाँ पर वो मुनीम, जिसका नाम होता है राघव, उसे बताता है कि इस मुद्रा की कीमत करीब 100 रुपए होंगी। और इसी के साथ विनायक का 38 रुपए का जो कर्जा था वो भी चूक जाता है और साथ ही उसे 62 रुपए एक्स्ट्रा भी मिल जाते हैं। तभी विनायक कहता है कि मेरे पास ऐसे 3 और हैं, खरीदना चाहोगे? और अब इस तरीके से दिन बदलते जाते हैं और विनायक काफ़ी बार तुम्बाड़ में जाकर हर वक्त वहाँ से कुछ सोने की मुद्रा लेकर आता है। मगर किसी वक्त वो 2 लाता, तो कभी 3, तो कभी 10। और हर बार मुनीम उसे पूछता है कि तुम ये मुद्रा कहाँ से लाते हो, क्या कहीं से चुरा कर लाते हो? तो विनायक कहता है कि मैं कहीं से भी लाऊं, तुम्हें उससे क्या, बस ये चोरी की नहीं है। और अब धीरे धीरे करके विनायक के पास में काफ़ी अच्छा घर हो जाता है और इसी के साथ उसका लालच भी बढ़ता जाता है। एक दिन जब राघव मार्केट में जा रहा होता है तो उसे एक पुलिस वाला, जिसका नाम कूपर होता है, उसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है और कहता है कि तुमने मुझसे जो ओपीएम के लिए जगह मांगी थी, अगर मैं कुछ और समय उस पोजीशन पर होता तो मैं तुम्हारा वो काम करवा देता। ओपीएम का मतलब होता है ऑफिस पर्सनल मैनेजमेंट, जिसके लिए राघव ने कूपर को अर्जी लगाई थी। मगर कूपर के पास में सिर्फ और सिर्फ 1 महीना ही बचा होता है, तो वो राघव को जल्दी करने के लिए और पैसे देने के लिए कहता है। तो राघव विनायक के घर पर पहुंचता है और उसे कहता है कि क्यों ना तुम मुझे अपना भागीदार बना लो, इससे रिस्क भी डिवाइड हो जाएगा और साथ ही मैं तुम्हारे पैसों का ख्याल भी रख पाऊंगा, क्योंकि तुम मैनेज तो नहीं कर पाते होंगे। तो विनायक कहता है कि मैं अपना काम संभाल लूंगा, आप अपना काम देखिए। और ऐसा करते करते काफ़ी दिन बीत जाते हैं और अब सिर्फ 7 दिन ही बचे होते हैं कूपर के ट्रांसफ़र में। तो राघव सोचता है कि मैं तुम्बाड़ जाने से पहले विनायक को यही सतारा में रोक दूं और मैं खुद जाकर तुम्बाड़ के उस गांव में जाकर वहां से खजाना निकालने की कोशिश करूं। इसीलिए वो अपने गांव की एक वैश्या को 50 रुपए में खरीदता है और लाकर विनायक को दे देता है, ताकि वो 2 दिन उसके साथ में बिजी रहे और इन्हीं 2 दिनों के अंदर वो तुम्बाड़ जाकर खजाना लूट लेगा। मगर रात को वो लड़की 100 रुपए के लालच में आकर विनायक को सब कुछ सच सच बता देती है कि
यहाँ पर मुझे राघव ने तुम्हें 2 दिन तक रोकने के लिए भेजा है। इन 2 दिनों में वो खुद तुम्बाड़ जाकर उस खजाने की खोज करेगा। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है तुम्बाड़ में, जहाँ पर अब राघव पहुंच चुका होता है, लेकिन तेज चालक विनायक भी वहां पर पहुंच चुका होता है और दिमाग लगाकर वो राघव को ये महसूस करा देता है कि विनायक भी वहां पर पहुंच चुका है। अब राघव विनायक के हर कदम पर नजर रखे हुए होता है और विनायक को एक छोटे कटोरे के साथ कुएं में उतरता हुआ देखता है। लेकिन ये सारा प्लान विनायक का ही होता है कि राघव मुझे देखे। फिर विनायक कुएं से वापस निकलता है सोने की मुद्रा लेकर। अब राघव को ये पता चल जाता है कि मुद्रा उस कुएं के अंदर है और वहां से विनायक के चले जाने के बाद में राघव भी उसी कुएं में उतरता है। उस कुएं के अंदर एक और रास्ता होता है, काफी दूर तक वो वहां पर जाते जाता है। फिर अंदर और गहराई में जाता है। वहां पर उसे एक बड़ा सा लोहे का संदूक मिलता है जिसके ऊपर पूर्ति की देवी बनी होती है और उसमें एक रस्सी लटक रही होती है। काफी हिम्मत के साथ में राघव उस संदूक के अंदर उतर जाता है और वहां पर देखने के बाद में हमें दिखाई जाती है पूर्ति की देवी की कोख, जहाँ की दीवारें लाल कलर की होती है। साथ ही ऐसा महसूस होता है कि कोई सांस ले रहा है। वहां पर लार्वा भी होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, जो कि अब राघव के शरीर पर लग चुका होता है। तभी उसकी नज़र छोटे से कटोरे पर पड़ती है और जैसे ही वो उसे खोलता है उसे उसमें आटे की गुड़िया मिलती है और जैसे ही अनाज की खुशबू हस्तर को आती है तो हस्तर वहां पर आ जाता है और वहां पर वो अनाज के साथ साथ राघव को भी काट खा जाता है। थोड़ी देर के बाद में वहां पर विनायक भी पहुंचता है और देखता है कि जो हाल उसकी दादी का हुआ था वही हाल अब राघव का हो चुका है। अब हमें ये दिखाया जाता है कि विनायक उस देवी की कोख में से सोना कैसे निकालता है। वो एक कटोरे के साथ कोख में उतरता है जिसमें आटे की गुड़िया होती है। उतरने के बाद वो एक सर्कल बनाता है जिसमें हस्तर उसे कुछ नहीं कर सकता है। फिर वो कटोरे को खोलता है। जैसे ही वो आटे की गुड़िया को निकालता है हस्तर वहां पर आ जाता है। फिर विनायक एक तरफ उस आटे की गुड़िया को फेंक देता है जिसे हस्तर खाने में बिजी हो जाता है और हस्तर के पीछे एक पोटली होती है जिसे विनायक खींचकर फाड़ देता है। उसमें से सोने के सिक्के गिरते हैं। फिर विनायक हस्तर के आटे की गुड़िया को खाने तक वो कुछ सोने की मुद्राओं को उठाकर उस कोख से बाहर निकल जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसीलिए विनायक कभी 3 मुद्रा लाता, कभी 10 तो कभी 5, क्योंकि उसके पास बहुत कम टाइम होता है। जब तक हस्तर गुड़िया को खाता है तब तक उसे ये सब करना पड़ता है। अब हस्तर जो है वो कई सालों का भूखा है क्योंकि उसने अपनी माँ पूर्ति की देवी से सोना तो चुरा लिया था, लेकिन उसे अनाज देवी देवताओं ने नहीं लेने दिया था। इसीलिए उसके पास सोना बहुत है लेकिन अनाज नहीं। अब धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और यहाँ से कहानी पहुँचती है इसके 3rd चैप्टर में, जहाँ पर हमें ईयर बताया जाता है 1947 का। इस वक्त तक विनायक के 3 बच्चे भी हो चुके होते हैं, 2 लड़कियां जो कि ट्विंस होती है और एक बड़ा बेटा जिसका नाम होता है पांडुरंग। हम यहाँ पर देख पाते हैं कि पांडुरंग एक पैर से अपाहिज है, यानी कि वो ठीक से चल नहीं पाता है, मगर फिर भी विनायक उसे कुएं में उतरकर सोने की मुद्रा लाने का एक छोटा सा वर्क स्टेशन बनाकर देता है, जहाँ पर वो रोज प्रैक्टिस करके अपने नंबर्स काउंट करता था कि आज उसने कितनी मुद्राएं उठाई, आज उसने कितने टाइम के अंदर लाइन क्रॉस करी। और अब जैसा कि ये टाइम स्वतंत्र सेनानियों का था तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने उसके बाड़े को कम्प्लीटली सील कर देने या फिर अपने अंडर में लेने के सारे रिकॉर्ड पास कर दिए होते हैं। और जब ये बात विनायक को पता चलती है कि अभी ये बाड़ा गवर्नमेंट के इंटरनली सेगमेंट पर आने वाला है तो वो वहाँ पर कैसे जाएगा और कैसे आखिरकार उन सोने की मुद्राओं को लाएगा। और अब जैसा कि विनायक काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, उसके शरीर के अंदर ताकत खत्म हो रही थी बार बार रस्सी से उतरने और चढ़ने की वजह से, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपने बेटे को वहाँ पर लेकर जाएगा ट्रेनिंग देने के लिए। और इसी के साथ ये दोनों सीधा पहुँच जाते हैं अपनी कार से तुम्बाड़ में। वहाँ पर पहुँचने के बाद में विनायक अपने बेटे को आटे की गुड़िया बनाना सिखाता है और कहता है कि इसमें छोटे कंकड़ भी डाल दिया कर, क्योंकि हस्तर पत्थर भी चबा जाता है जिससे थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाता है। गुड़िया बनने के बाद विनायक उसे वहीं फेंक देता है और पांडुरंग से कहता है कि आज सिर्फ तू देवी की कोख देखेगा, तो गुड़िया की जरूरत नहीं है। फिर वो देवी की कोख में उतरते हैं और विनायक पांडुरंग को सर्कल बनाने के लिए कहता है। फिर पांडुरंग विनायक से पूछता है कि बाबा हस्तर कब आएगा, तो विनायक कहता है कि वो आटे की गुड़िया से आता है। तभी पांडुरंग अपने कमीज में से आटे की गुड़िया निकालता है। विनायक ने जो गुड़िया बाहर फेंकी थी वो अपने साथ ले आया था और तभी हस्तर भी आ जाता है और उनके पीछे पड़ जाता है, मगर जैसे तैसे वहां से विनायक अपने बेटे को बचाने की कोशिश करता है और आटे की गुड़िया फेंक देता है। हस्तर जब तक आटे की गुड़िया खाता, पांडुरंग उसके पीछे की पोटली को खोलकर उसमें से कुछ सोने की मुद्राएं ले लेता है। और जब ये ऊपर आते हैं तो सबसे पहले विनायक पांडुरंग को खूब पीटता है, उसे चाटे लगाता है और कहता है कि तुझे पता नहीं है कि मैंने जब मना किया था कि आटे की गुड़िया को वहां पर नहीं लेकर जाना है तो आखिर तू लेकर क्यों गया था। तो पांडुरंग कहता है कि सॉरी पापा, अब नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा, और वो विनायक को सोने की मुद्रा बताता है। अब घर आने पर जब अपनी पहली मुद्रा यानी कि पहली अशरफी जब पांडुरंग अपनी माँ को दिखाता है तो उसकी माँ पूछती है कि तूने वहाँ पर क्या देखा,
और आखिर ये तुझे मिली कैसे। तो पांडुरंग अपनी माँ से कहता है कि ये सब बाबा और मेरे बीच की बात है, तू घर संभाल। अब तक कुएं में कैसे उतरना है और मुद्रा कैसे लानी है ये सिर्फ विनायक ही जानता था, लेकिन अब पांडुरंग भी ये बात जान चुका था और उसके मन में भी लालच पैदा हो जाता है। तभी पांडुरंग उस वैश्या के पास जाता है जिसके पास विनायक जाया करता है। पांडुरंग उसके पास जाकर उसे कहता है कि अब से मैं भी तेरे पास आऊंगा और उसे वो सोने की मुद्रा यानी कि अपनी पहली कमाई उसे दे देता है। रात को जब विनायक उस वैश्या के पास पहुंचता है तो वो उसे सोने की मुद्रा दिखाती है और कहती है कि मुझे पांडुरंग ने दी। तभी विनायक पांडुरंग को फिर से पीटने लगता है और कहता है कि तुझे बहुत जवानी चढ़ी है, एक तो वैसे ही बाड़ा गवर्नमेंट के अंडर जाने वाला है, अब मैं वहाँ पर वैसे भी नहीं जा सकता हूँ। मगर जूते खाते वक्त भी पांडुरंग के दिमाग के अंदर लालचीपना जाता नहीं है और वो कहता है कि बाबा अगर हम एक ही बार में हस्तर की पूरी सोने की पोटली ला ले तो। तभी विनायक कहता है कि उस छोटी सी आटे की गुड़िया से टाइम कितना मिलता है। तो पांडुरंग कहता है कि हम बहुत सारी आटे की गुड़िया लेकर जाएंगे ना, वो एक खाएंगा हम दूसरी फेंकेंगे, वो दूसरी खाएंगा हम तीसरी फेंकेंगे और इतने टाइम के अंदर हम वो सोने की पोटली ला लेंगे। अब विनायक सोचता है कि यह आइडिया मुझे क्यों नहीं आया और अब अगले ही दिन विनायक इस प्लान को कंप्लीट करने के लिए अपनी बीवी को बोलकर काफी सारे आटे के पैकेट अपने साथ में लेकर अपने बेटे के साथ पहुंच जाता है तुम्बाट में। कुएं में जाने के बाद वो एक बड़ा घेरा बना लेता है और अंदर पहुंचकर अब जैसे ही वहां पर विनायक एक की जगह 2 गोलियां निकालता है तो वहां पर हस्तर के भी एक की जगह 2 रूप हो जाते हैं और ये देखकर विनायक शॉक हो जाता है। और वही दूसरे थैले में से जब पांडुरंग बाकी सारी गुड़िया निकालता है तो जितनी गुड़िया होती है उतने सारे हस्तर भी आ जाते हैं, मगर उनके इर्द गिर्द जो घेरा बना हुआ था उसमें वो सेफ थे। ये देखकर पांडुरंग बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो देखता है कि उसके पिता यानी कि विनायक ने अपने शरीर पर बची हुई आटे की गुड़िया को बांध लिया था और अब वो अपने बेटे के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने जा रहा था। ये देखकर पांडुरंग बहुत रोता है और उसके पिता को ऐसा करने से रोकता है, लेकिन विनायक उस घेरे से बाहर कूद जाता है। वो हस्तर के चपेट में आ जाता है और फिर वो रस्सी पकड़कर बाहर चला जाता है और सारे हस्तर भी उसके पीछे चले जाते हैं। अब पांडुरंग उस देवी की कोख में अकेला था, वो भी फटाफट उसकी कोख से बाहर निकल जाता है और फिर वो कुएं से भी बाहर निकल जाता है। मगर जब वो बाहर निकलकर देखता है तो उसे अपने पिता मिलते हैं जिनका भी वही हश्र हो चुका था जो कि दादी और राघव का हुआ था। विनायक को भी हस्तर का श्राप लग गया था। तभी विनायक अपने बेटे को सोने की पोटली देते हुए कहता है कि ये ले, तुझे यही चाहिए था ना। उधर पांडुरंग अपने लालच पर रो रहा था क्योंकि लालच की वजह से उसके पिता का ये हाल हो गया था। तभी पांडुरंग अपने पिता की तरफ देखकर कहता है कि बाबा सो जा वरना हस्तर आ जाएगा और फिर वो अपने पिता को मुक्ति दे देता है, मतलब कि विनायक के शरीर को वो जला देता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों इस मूवी को अभी री-रिलीज किया गया है क्योंकि इस मूवी को पहले लोगों ने इग्नोर कर दिया था, लेकिन जब ये मूवी OTT पर आई थी तो इस मूवी को मास्टरपीस बताया गया था और मूवी को री-रिलीज करने की मांग की गई थी। अब इस मूवी का सेकंड पार्ट भी बनने वाला है जो 2025 या 26 में हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आखिर में यही कहूँगा कि इस टाइप की वीडियो बनाने के लिए पहले पूरी मूवी देखनी पड़ती है, फिर मूवी के बेकार पार्ट को हटाकर मेन स्टोरी की स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, फिर वॉइस ओवर करना पड़ता है और फिर एडिट करना पड़ता है। तो इन सब में बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए।